गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का फर्स्ट लेसन गतखंड का स्टार्ट करेंगे, जिसके जो लेखक हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र और लेसन का नाम है एक अपूर्ण और अद्भुत स्वप्न। तो लेसन के बारे में बाद में जानकारी लेंगे। पहले हम जो इस लेसन के लेखक हैं उन लेखक के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि उन्होंने उनका जीवन किस तरह का रहा और उन्होंने साहित्य क्षेत्र में किस तरह से अपना नाम रोशन करा। तो बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म करीबन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और एक धनी परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित और धनी परिवार का अभिप्राय क्या है? प्रतिष्ठित यानी कि बहुत माना हुआ, जाना पहचाना, जिसको होते हैं ना, कई लोग होते हैं ना धनी परिवार वाले, जैसे कि अंबानी को जैसे हम लोग सब जानते हैं, तो उसी तरह के उस समय के ये भी अंबानी से कम नहीं थे, बहुत बड़े बड़े और धनी परिवार के व्यक्ति थे ये। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था गोपाल चंद्र, जो कि वह एक अच्छे हिंदी के कवि थे और उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर अपना नाम रोशन किया है। लेकिन बहुत कम आयु के अंदर ही जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता, जिनका नाम गोपाल चंद्र था, वह इस संसार को छोड़कर चले गए। और जो इनकी विपुल धन संपदा थी, इतने बड़े धनी परिवार के व्यक्ति जो थे, वो पूरी धन संपदा के एकमात्र उत्तराधिकारी ये रह गए, क्योंकि अपने पिता की क्या थी, ये इकलौती संतान थी। तो जितनी भी धन संपदा थी, सारी धन संपदा इनके पास में आ गई। लेकिन फिर भी इनके मन के अंदर कभी भी घमंड नहीं आया और उन्होंने अपनी जो ये विपुल धन संपदा थी, इस विपुल धन संपदा को उन्होंने देश सेवा और साहित्य क्षेत्र के अंदर लगा दी, जिसके कारण से उनको भारत की जनता ने भारतेंदु की उपाधि भी प्रदान करी थी। किस लिए करी थी? क्योंकि इन्होंने उस धन संपदा जो थी उसको अपने निजी स्वार्थ में नहीं लगाया। वह चाहते तो क्या कर सकते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा और उन्होंने अपनी जो धन संपदा थी उस धन संपदा को उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए, यानी कि देश सेवा के लिए और साहित्य सेवा, अर्थात अपन पढ़ने जो हिंदी साहित्य था, इन हिंदी साहित्य के अंदर उन्होंने लगा दी, जिसके कारण से भारत की जनता ने इनको भारतेंदु की उपाधि से भी सम्मानित किया है। उसके बाद में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी थी, जो हाई स्कूल बनारस में स्थित है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र कॉलेज। ग्रंथ रचना करीबन जब ये मात्र 16 वर्ष के थे, तो 16 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने क्या कर दी थी, ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी थी और इन्होंने करीबन 175 ग्रंथ लिखे थे। कितने लिखे थे बेटा? 175। और मात्र ये बहुत कम आयु के अंदर ही क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। लेकिन इतने कम उम्र में, मात्र 35 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मात्र 35 वर्ष के, यानी 16 वर्ष में तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और 35 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गए थे, ये समाप्त हो गए थे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब आप सोचिए, हमारा जो जीवन है वह स्टार्ट ही कब होता है? 30 के बाद में, यानी कि 25 और से 30 तक तो हम क्या करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं और उसके बाद में करीबन 30 के बाद में हमारी जो सांसारिक जीवन है और जो हमारा जीवन जीने का प्रारंभ है वह हम 30 के बाद में करते हैं। लेकिन मात्र जब इनका जीवन प्रारंभ होने वाला था उसके पहले ही ये क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मात्र इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी थी और करीबन इन्होंने 175 ग्रंथ लिखे हैं। कितने लिखे हैं बेटा? 175, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को एक ग्रंथ लिखने में ही हजारों वर्ष काफ़ी साल लग जाते हैं और इन्होंने 175 ग्रंथ लिखे थे, जिसका कई ग्रंथों का तो सिर्फ अनुवाद ही है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इनके बारे में और भी। ये गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गद्य के प्रवर्तक यानी कि गद्य रचना जो इन्होंने प्रारंभ करी थी, इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह भारतेंदु ही माने जाते हैं। भाषा और साहित्य पर इनका स्थायी प्रभाव था। स्थायी प्रभाव था यानी कि भाषा के समय और देश के हिसाब से आसपास के माहौल को देखकर अपना साहित्य लिखा करते थे कि भाषा और साहित्य पर इनका स्थायी रूप से प्रभाव था। प्राचीन व नवीन का सामंजस्य इनके लेखों की विशेष पहचान रही है।
अर्थात जब आप इनके लेख पढ़ेंगे, उन लेखों के अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने प्राचीन काल की सभ्यता संस्कृति का सामंजस्य नवीन जो सभ्यता संस्कृति है उसको समावित करते हुए इनके लेख आपको कई लेखों में ये सारी चीज़ें आपको इनकी देखने को मिलेगी। तो इनकी लेखों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि प्राचीन व नवीन का सामंजस्य। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम इनकी भाषा के बारे में। तो बेटा जो इनकी भाषा है वह साधारण भाषा रही है, कोई इन्होंने बड़ी टिपिकल भाषा का प्रयोग नहीं करा है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा का प्रयोग किया है जिससे कि लोगों को वो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। इन्होंने संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है अपनी लेखों के अंदर, लोकंतियाँ और मुहावरों का प्रयोग किया है जिससे कि लोगों को ये सारी बातें भली प्रकार से बहुत जल्दी समझ में आ जाए। होता है ना बेटा कि हम कोई बात किसी को समझाते हैं तो वो बात व्यक्ति पर इतना प्रभाव नहीं डालती जितना प्रभाव जब हम उस बात को लोकंतियाँ और मुहावरों के द्वारा कहते हैं। तो इनके लेखों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इन्होंने अपने लेख के अंदर मुहावरे और लोकंतियों का प्रयोग किया है। रोचकता लाने के लिए इन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर रोचकता लाने के लिए इन्होंने हास्य भी करा है और व्यंग भी किया है। हास्य यानी कि हंसी मजाक किया है और व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात कही है। जो बेटा अपन जो लेसन पढ़ेंगे ना, इस लेसन के अंदर हास्य और व्यंग दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने हंसी मजाक में व्यंग्यात्मक रूप में किस तरह से भारत की दुर्दशा पर अपने विचार रखे हैं। वो अपने को इस जो लेख पढ़ने वाले हैं इन सारी चीज़ों इस लेख के अंदर इन सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में मैंने पहले बता दिया आपको कि देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर भारत की जनता ने इनको भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं को समझने से पहले उन्होंने कई संपादन भी किया है, जैसे कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का इन्होंने संपादक भी किया है। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि उन्होंने करीबन 175 ग्रंथ लिखे हैं और बहुतों के तो सिर्फ अनुवाद ही है। कुछ रचनाएं के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे इसमें है वैदिकी, हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से उन्होंने बहुत कम जीवन के अंदर ही अपना एक विशेष स्थान बना लिया। भारत ही नहीं विदेशों में भी इनका बहुत मान सम्मान के साथ में इनका नाम लिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बेटा इनके इस पाठ के बारे में बता देती हूँ, इस अध्याय के बारे में बता देती हूँ। ये तो इनका जीवन परिचय बता दिया, पाठ में क्या बताया गया है उसका परिचय भी मैं आपको दे देती हूँ, फिर कल से हम लेसन स्टार्ट करेंगे। बेटा इसके अंदर जो लेखक है वो लेखक ने हमारे भारत के अंदर जो ये प्राइवेट संस्थाएं हैं इन प्राइवेट संस्थाओं पर आक्षेप किया है। इन्होंने हास्य और व्यंग के द्वारा बताया है कि लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से लोगों से जो इसमें अपन पढ़ेंगे कि शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है वह किस तरह का आज होकर रह गया है। प्राचीन काल में एक गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही घनिष्ठ माना जाता था, लेकिन इस लेसन के द्वारा हमें आज पता चलेगा कि आज हमारा शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध क्या बनकर रह गया है। और भी प्राइवेट संस्थाओं विद्यालय की कमियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कि हम समाज की दुर्दशा, हमारी धर्म से संबंधित जो धार्मिक जो भेदभाव है उनसे संबंधित बातों को पढ़ेंगे। स्वार्थ परकता कि किस तरह से व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कहाँ तक जा सकता है। साथ ही साथ अंग्रेजी शासन की जो अत्याचारपूर्ण जो नीति है उन सब के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है? यस, सबको पता है बेटा कि आपको इस लेसन के जो लेखक हैं उन लेखक का जीवन परिचय लिखना है, साथ ही साथ इसकी फ़ोटो लगानी है और कॉपी जो है आप 2 लेसन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा लेसन है बेटा अपना ये। तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपने विद्यालय में आके मेरे से अपनी नोटबुक चेक करवा सकते हैं।
ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।